तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल सैफिक विस्पर्स पर, जहां आज हम वो कहानी कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ये पहली बार तो नहीं का चैप्टर 19। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो लोग गांव से निकल चुके थे। आने की तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, तो उस वजह से उन लोगों ने आने की तबीयत को ध्यान में रखते हुए रात को ही गांव से निकलने का प्लान किया था। वो लोग निकल चुके थे और रास्ते में थे। तो अब सुबह की पहली रोशनी वापस हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारों पर गिर रही थी। गाड़ी सीधे इमरजेंसी वार्ड के सामने रुकती है। आयुष ने तुरंत डोर खोला और आन्या को उठाकर अंदर ले गया। गीतांजलि साथ साथ चल रही थी। उसकी आंखों में बस एक फ़िक्र थी, वो थी आन्या की फ़िक्र। डॉक्टर ने जल्दी से एग्जामिनेशन किया। कुछ बेसिक टेस्ट के बाद वो बाहर आया। डॉक्टर ने मुस्कान के साथ कहा, पेशेंट अभी स्टेबल है, ये सिर्फ ओवर स्ट्रेस और थकान की वजह से हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबने एक साथ सुकून की सांस ली। कृति ने आयुष की तरफ देखकर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि बस थकान है। लेकिन गीतांजलि ने डॉक्टर की आंखों में वो छुपी हुई झलक पकड़ ली जो कह रही थी कि कहानी इतनी सिंपल नहीं है। डॉक्टर ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ और डिटेल टेस्ट करवा लिया जाए, सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि कोई अंदर से कोई और ज़्यादा दिक्कत ना हो। कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब तक आन्या को हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ये सुनते ही गीतांजलि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, क्या आपको लगता है कुछ सीरियस हो सकता है? डॉक्टर ने हल्का सा पॉज लिया और प्रोफेशनल टोन में बोला, मैं कुछ कह नहीं सकता बिना रिपोर्ट्स के, पर हाँ, पेशेंट की वजह से मुझे लगता है उनके अंदर का स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसे इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। आन्या तब तक जग चुकी थी और बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी और सब सुन रही थी। उसकी नज़रें सीधा गीतांजलि पर गई, जैसे कह रही हो, मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करती हो। गीतांजलि ने उसके हाथ को हल्के से दबाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। आयुष ने कॉन्फिडेंटली बोला, रिपोर्ट्स आ जाने दो, फिर देखते हैं, फिलहाल आन्या को रेस्ट चाहिए। सब एग्री कर गए, लेकिन उस पल गीतांजलि को ऐसा लगा जैसे हवा में एक अनजाना सा डर घेर गया हो, जैसे आगे कुछ बड़ा होने वाला हो। रूम में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी। हॉस्पिटल का रूम था और कॉरिडोर में गीतांजलि, आयुष और कृति ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन रुकेगा। आयुष कह रहा था कि मैं रुकूंगा, गीतांजलि कह रही थी कि मैं रुकूंगी, कृति कह रही थी कि मैं रुकूंगी। तो दोनों बहुत देर ये चीज़ पे बात करने के बाद गीतांजलि ने उन दोनों को मना लिया कि गीतांजलि हॉस्पिटल में रुकेगी और आयुष और कृति दोनों घर चले गए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। बस गीतांजलि वहाँ रुक गई थी। आन्या बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद होने के बावजूद नींद उससे दूर थी। दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसने अपनी नज़र उधर घुमाई जहाँ गीतांजलि एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे सोच के समंदर में डूबी हो। थोड़ी देर चुप रहकर आन्या हल्की सी आवाज़ में बोली, गीतांजलि। गीतांजलि ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द और केयर दोनों थे। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए आन्या। आन्या के होठों पर थोड़ी सी मुस्कान आई, फिर उसने धीरे से कहा, रेस्ट रेस्ट तो तभी होगा ना जब दिल बेचैन हो, तो नींद कहाँ आती है। गीतांजलि उसके करीब आई, बेड के पास बैठ गई। उसने आन्या के हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखें एक दूसरे से जुड़ी रही, जैसे दोनों अपने दिल की बात आंखों की ही आंखों में कह रही हों। आन्या की आंखों में आंसू भर आए। मैं सबके सामने नॉर्मल बिहेव करती हूँ गीतांजलि, पर अंदर से टूट रही हूँ। मम्मी पापा आयुष के साथ मेरी शादी चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल। उसकी आवाज़ रुक गई। आंसू गालों पर बह गए। गीतांजलि ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आंखें भी भर आई थी और आन्या की आंखों से एक के बाद एक आंसू टपकते जा रहे थे। आन्या, मुझे लगता है मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर लूँगी। तुम्हें दूर से देखकर खुश हो जाऊँगी, पर मैं गलत थी। तुम्हें आयुष के साथ देखकर जैसे मेरी रूह
जल जाती है। आन्या ने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया। दोनों के दिल की बोझ अब खामोशी में एक दूसरे के सामने खुल रहे थे। गीतांजलि के होठों से एक लफ्ज़ निकला, मैं तुम्हें खो नहीं सकती आन्या। उस पल रूम में सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें गूंज रही थी। आन्या ने अपना सर गीतांजलि के कंधे पर रख दिया और दोनों चुपचाप रोती रही, एक दूसरे के दर्द में घुल गई। आन्या अब भी गीतांजलि के कंधे पर सर रखकर चुपचाप रो रही थी। गीतांजलि उसके बालों पर हाथ फेरते जा रही थी, पर उसके अपने होठ कांप रहे थे, जैसे एक आखिरी दीवार भी टूट रही हो। अचानक गीतांजलि ने आन्या का चेहरा अपनी उंगलियों से उठाया और आंखों में देखा। आंखें लाल हो चुकी थी, पर उनमें एक आग थी, दर्द और प्यार दोनों की। मैं और नहीं सह सकती आन्या। गीतांजलि की आवाज़ टूटी। रोज़ तुम्हें किसी और के साथ सोचकर मेरा दिल जलता है। मैं खुद समझती रही कि तुम मेरी नहीं हो, पर मैं अपने दिल से झूठ नहीं बोल पाई। मैं तुमसे उसने पल भर को अपनी सांसें रोक ली। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आन्या। रूम एकदम खामोश हो गया। सिर्फ उन दोनों की सांसें चल रही थी। आन्या ने पलकें झुकी रखी, आंसू गिरते रहे। गीतांजलि ने अपने होठ काट लिए, जैसे डर रही हो कि आन्या उससे दूर ना हो जाए। शायद तुम मुझे अपना ना पाओ, शायद ये रिश्ता कभी दुनिया के सामने एक्सेप्ट ही ना हो, पर मुझे तुमसे कहना था, वरना मैं खुद से ही हार जाती। आन्या की आंखें उसकी आंखों में अटक गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गीतांजलि के होठों पर अपनी उंगली रख दी। बस। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, पर उसमें पूरी इंटेंसिटी थी। गीतांजलि की सांसें तेज़ हो गई। आन्या धीरे से आगे बढ़ी, अपने आंसू पोंछे और उसे एक ज़ोर से अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़ कर रो रहे थे जैसे सारी दुनिया से लड़ रहे हों। आन्या ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम कुछ और मत कहो गीतांजलि, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम जो महसूस करती हो वही मैं भी महसूस करती हूँ, पर अभी मुझे सिर्फ तुम्हारी बाहों की ज़रूरत है। गीतांजलि उस पल टूट गई। उसने अपना चेहरा आन्या के गले में छुपा लिया और दोनों रात भर एक दूसरे को बस पकड़े रहे, रोकर, सांसें लेकर और अपना बोझ हल्का करते रहे। फिर से सुबह हो चुकी थी। आयुष, कृति और आन्या के घर से कुछ लोग अब सिटी हॉस्पिटल के पास आ चुके थे वापस। सुबह थकान, गर्मी और दिन भर रात भर के सफ़र से आयुष और कृति अभी भी थके हुए थे और जैसे सब बस यही चाह रहे हो कि आन्या ठीक हो जाए किसी तरह। हॉस्पिटल की वाइट लाइट्स के नीचे सारे बैठे हुए थे। आन्या को टेस्ट के लिए लेके जाया जा रहा था। गीतांजलि भी उसके साथ साथ ही चलती रही। उसका हाथ कभी आन्या के सर पे, कभी उसके कंधे पर टिकता। कृति पीछे से पेपर वर्क संभाल रही थी और आयुष चुपचाप सा डोर के पास खड़ा था, आंखों में गिल्ट, कंसर्न और कुछ और जो कह नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। स्ट्रेस और थकान की वजह से फेंट हुई थी, कुछ दिन आराम करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। सब लोग सांस लेते हैं, एक तेज़ लंबी सांस, जैसे बहुत देर से रोक रखी थी। हॉस्पिटल के रूम में शाम ढलती है। विंडो से हल्की लाइट आ रही थी और आन्या बेड पर लेटी हुई थी। गीतांजलि उसके पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून, आखिर ठीक तो है। गीतांजलि एक कोने में बैठी, कृति एक कोने में बैठी चुपचाप अपनी नोटबुक बंद करती है और आयुष खिड़की के पास जाके खुद से बातें करता है। अब सब लोग रेस्ट करने लगते हैं। तभी आन्या आंखें खोलती है धीरे धीरे से और समझाती है कि सब कुछ नॉर्मल है, बस ठीक है। डॉक्टर ने कहा ठीक है। और आन्या कमज़ोर सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं बस थक गई थी, तुम लोग फर्जी में परेशान हो रहे थे। गीतांजलि की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। आन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों चुपचाप शांत एक दूसरे को देखती रहती हैं। बस आंखों से बातें चलती हैं। रूम में सिर्फ मॉनिटर की बीप और बाहर से आ रही ट्रैफिक की हल्की आवाज़ होती है। फिर दोनों के आंसू रुकते नहीं हैं। गीतांजलि आगे बढ़कर आन्या को गले लगा लेती है।
जैसे ऐसा होता है ना कि चलो अब सुकून है, कि हाँ आप ठीक तो हैं कम से कम। और अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक ऐसा लम्हा था जिसमें सब कुछ टूट के भी जुड़ने लगता हो। एक साइलेंट ब्रेकडाउन था दोनों के बीच। दोनों के दिल के सारे बोझ, सारे छुपाए हुए इमोशंस उस गले लगने में बह जाते हैं। दोनों गले लग रहे होते हैं। कृति दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी दर्द भरी मुस्कान होती है और आयुष चुपचाप दूर से मुड़ जाता है। विंडो के बाहर नजर जाती है। सुबह होने वाली थी। अब आज आन्या डिस्चार्ज होने वाली थी, क्योंकि अब आन्या की तबीयत थोड़ा बेटर थी। मम्मी पापा देखकर थोड़ा उसे कंसर्न होते हैं। माँ कहती है उसकी, आन्या की माँ कहती है, बेटा अभी कुछ दिन आराम करो, शादी और एंगेजमेंट के प्लान्स को थोड़ा डिले कर देते हैं। पापा कहते हैं हाँ, पहले हेल्थ, बाद में सब कुछ तैयारी हो जाएगी। आन्या सिर्फ मुस्कान के साथ हाँ बोलती है। गीतांजलि और कृति भी साथ हैं। दोनों उसको थोड़ा थोड़ा सा साइड आई से देख रहे होते हैं और एक तसल्ली देने की कोशिश करते हैं आन्या के मम्मी पापा की, कि आन्या का हाल ठीक है। घर में अब सब वापस आ चुके थे। अन्या अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। गीतांजलि भी उसी बेड के पास बैठी थी। कीर्ति भी उसी बेड के पास बैठी थी। डॉक्टर ने कहा था स्ट्रेस और थकान की वजह से फेंट हुआ था, तो कुछ दिन आराम करना ज़रूरी था। मम्मी ने उससे कहा था कि बेटा अभी कुछ दिन बस रेस्ट कर लो, एंगेजमेंट की बातें अब थोड़ा सा इग्नोर ही करते हैं। आन्या ने भी एक मुस्कान दी, कमज़ोर सी। हाँ माँ ठीक है, उसने बस इतना ही कहा। पापा ने उसके आयुष की तरफ देखा और कहा, बेटा तुम भी हाँ, थोड़ा आते जाते रहना, आने से मिलते रहना, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब एंगेजमेंट करवा देंगे। आयुष ने हाँ में सर हिला दिया, पर आंखों में हल्की सी चिंता थी। रूम में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। गीतांजलि ने आन्या के हाथ पर अपना हाथ रखा। आंखों में एक अलग सा सुकून और दर्द दोनों था। आन्या ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में सब कुछ था, शुक्रिया शुक्रिया भी, प्यार भी, और एक चुप सा डर भी। आन्या ने कृति ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल आन्या तुम रेस्ट करो, मैं और गीतू यहीं हैं उसके पास। वो ऐसी बातें सारी अपनी माँ को बोलती है, मतलब आन्या की माँ को बोलती है। कृति भी है उस घर की बहू थी, तो वो भी माँ ही बोलती है उसको। सब बाहर निकल जाते हैं। कमरे में सिर्फ आन्या और गीतांजलि रह गई थी। थोड़ी देर तक दोनों चुप रही। सिर्फ सांस की हल्की आवाज़ और लम्हा एकदम खामोशी से भरा हुआ था। गीतांजलि ने धीरे से कहा, तुम मुझे डरा देती हो आन्या कभी कभी। आन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं खुद अपने आप से डर जाती हूँ गीतू। अब गीतांजलि से गीतू शिफ्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें कन्फेस हो चुकी थी, तो थोड़ा नॉर्मल निकनेम्स देना तो बनता है। तो उसने आंखें बंद कर ली और गीतांजलि ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था, जैसे कह रही हो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बस यहीं हूँ तुम्हारे साथ। दिन थोड़ा शांत चल रहे थे। आन्या अब काफ़ी ठीक थी, पर अभी भी कमज़ोर थी। वो घर के गार्डन में बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। गीतांजलि उसके पास एक कुर्सी पर बैठी थी। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। आन्या ने मुस्कान के साथ गीतांजलि से कहा कि खुला आसमान और हवा अच्छी लग रही है ना। गीतांजलि ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन तुम थोड़ा पहले से अलग लग रही हो, थोड़ी चुप सी हो गई हो। आन्या ने थोड़ा सोचकर कहा, बस सपने। गीतांजलि, मुझे सपने अजीब अजीब से दिखते हैं, कुछ पुरानी जगह, पुराने चेहरे। फिर रुक गई, जैसे कुछ याद आया हो। गीतांजलि ने उसे एकदम धीरे से सॉफ्टली पूछा, क्या दिखता है सपने में। आन्या ने आंखों में थोड़ा सा डर के साथ कहा, एक पुराना महल, एक राजा और तुम, लेकिन नाम नाम अलग होता है। ऐसा नाम जो मैंने कभी सुना नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम है।
गीतांजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ा सा उसे पता था कि क्या चीज़ें हैं। दोनों को पता थी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उन लोगों को ईशा और शिवानी का तो पता ही था, बाकी लोगों का नहीं पता था। आने ने धीरे से कहा, एक आदमी जिसके साथ उसकी आंखों में जुनून होता है, जैसे कुछ छुपाया हो। उसी वक्त गार्डन में गेट से आयुष आता है, स्माइल करते हुए। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों की? आन्या ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। थोड़ा संभलती हुई बोली, बस ऐसे ही। गीतांजलि मुझे हवा में थोड़ा घुमाने लेके आई थी। आयुष ने उसके पास आकर चेयर अपनी तरफ खींच ली। गुड, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अब थोड़ा ठीक हो गई हो। गीतांजलि ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसके टोन में कुछ अजीब सा ठंडा सा था। आयुष ने आंखों से गीतांजलि को देखा, सीधा उसकी तरफ। गीतांजलि जी, आप यहीं रुक रही हैं? वो सवाल बिल्कुल आम सा लग रहा था, पर उसके अंदाज में कुछ ऐसे चेक करने जैसा टच था कि वो कुछ चेक करना चाहता हो। आने ने बीच में बोल दिया, आयुष क्या मतलब है? वो मेरी दोस्त है, वो कभी भी मेरे घर रह सकती है। आयुष ने बस मुस्कान दी, हाँ हाँ दोस्त है। और उसने गीतांजलि के कंधे पर हाथ रखा, 1 सेकंड के लिए बस। लेकिन गीतांजलि के रोंगटे खड़े हो गए और उसके शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। उस मोमेंट में उसके दिमाग में एक फ्लैश आया, एक महल का कॉरिडोर, रात का समय, और वही चेहरा, आयुष जैसा ही, तलवार पकड़े हुए, जिससे ईशा के गले में खून उबल रहा था। उसने झटके से आंखें खोली। आना ने पूछा, गीतू क्या हुआ? गीतांजलि ने बस कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा था अचानक से थोड़ा चक्कर आ गया है। पर अंदर उसे सब समझ आने लगा था। आयुष वही आदमी था जिसे पिछले जन्म में ईशा से मोहब्बत थी, जिससे रानी उसकी शादी करवाना चाहती थी, और उसका जुनून एक आखिरी हद तक गया था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहिए। ये पहली बार तो नहीं, ओनली ऑन सैफिक विस्पर्स। और हाँ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और ट्विस्ट कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, है ना? आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। थैंक यू।